नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप ये क्लास पूरे लास्ट तक देखिए, चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्व है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या है, हमारी आधी तैयारी ऐसे ही हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किसी वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, वर्ग की अंतः त्रिज्या क्या होती है। जब हम अंतः त्रिज्या की बात करते हैं तो जो त्रिज्या होती है वो हमेशा वो वृत्त में होती है, और जो अंतः त्रिज्या है तो जो वर्ग के अंदर बनेगी वृत्त। तो हम यहाँ पे क्या है, डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया वर्ग और उसके अंदर वृत्त होगा। ये आपकी ये वृत्त होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये जो वृत्त की जो वर्ग की चारों भुजाओं पर वृत्त जो है सटा हुआ है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और इस वर्ग की भुजा को हम ए मान लेते हैं। ये हमारी क्या है, अंतः त्रिज्या है। ये हमारी क्या है दोस्तों, अंतः त्रिज्या है। चूँकि आप जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो ये मान लो कि बात ये व्यास है, मान लीजिए हम इसको क्या है, व्यास मान लेते हैं। और ये क्या है, ये त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है। तो ये क्या है, आपका वर्ग की अंतः त्रिज्या बोला जा रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम E/2 कर लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या की बात की जा रही है। और ये क्या है, एक प्रकार से व्यास है, क्योंकि इसी के समकक्ष है, क्योंकि ये वृत्त के ही समकक्ष है। इसी के लिए हम जब अंतः त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो हम E/2 कर लेते हैं। इसी प्रकार परित्रिज्या यानी कि वर्ग के बाहर कोई वृत्त होगा, यानी कि वर्ग के बाहर कोई वृत्त होगा, और इसकी जो चारों भुजाएं होगी, वर्ग की चारों भुजाएं वो वृत्त से सटी हुई होगी। ये गोल है होगा दोस्तों, आप अच्छे से डायग्राम बना लीजिए। और ये वृत्त का केंद्र होगा। और जब वृत्त का केंद्र है यहाँ पे, तो त्रिज्या कौन सी होगी, हम त्रिज्या इस विकर्ण के समकक्ष मान ले। ये आपका त्रिज्या हो गई। तो ये तो हो गई आपकी त्रिज्या R। और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हम इधर भी इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये भी आपकी R हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, आपका विकर्ण बन गया। तो विकर्ण का जो फार्मूला होता है, विकर्ण को हम क्या बोलते हैं, हम A/√2 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका वर्ग A है, भुजा A है, इसकी भुजा A है, इसकी चारों भुजाएं है, तो जो विकर्ण आएगा वो A/√2 आ जाएगा। तो चूंकि ये तो व्यास है, हमें त्रिज्या बोली जा रही है। ये तो आपका व्यास हो गया, हमें त्रिज्या बोली जा रही है। तो हम क्या करेंगे, A/√2 का, क्योंकि त्रिज्या की बात की जा रही है और त्रिज्या हमेशा आधी होती है व्यास की, तो बटे 2 करेंगे। तो हम यहाँ से क्या है, अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 2 से ये 2 कट गया, A से एक A यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, √2 बचा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यदि x + y = 52 तथा x - y = 20 है तो x अनुपात y का मान कितना है। तो x + y का मान दिया गया है 52 और x - y का मान दिया गया है 20। तो हमें x अनुपात y का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या है, x का मान निकाल लेते हैं। तो हम इसको जोड़ लेते
लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं, तो प्लस का साइन लगा देते हैं, यहाँ भी प्लस। तो यहाँ पर क्या है, प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ आ गया 2x बराबर कितना हो जाएगा 52 और 20 72, x बराबर आ गया 36। तो जब x बराबर 36 आ गया तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, y बराबर आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो हम अनुपात निकाल लेते हैं, 36 से अनुपात 16, तो 4 या 36 और 4 चौके 16, तो 9:4 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों। 7/16, 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। कौन कौन सी संख्या है, 7/16, 21/32 और 49/8। तो हमें इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए करना क्या है, जो अंश की संख्या है हम उसका एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और जो हर की संख्या है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इससे हमारा महत्तम समापवर्तक निकल जाएगा। तो जो हर की संख्या है वो हर की संख्या कौन कौन सी है, 7, 21 और 49। तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ का क्या में क्या है, 7 से भाग देते हैं, तो 7 एकम 7, 7 21 37 49। इसके बाद क्या है, भाग नहीं जा रहा है, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो 7 आएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है, 16, 32 और 8। तो वो तो हमें दिख रहा है, 16, 32 और 8 का क्या आएगा एलसीएम, वो आपका 32 आएगा। देखिए कर लेते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, फिर 2 से कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर 2 से कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7/32 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसके जगह हमें एलसीएम पूछा होता, तो हम क्या करते दोस्तों, हम अंश का निकालते, हम अंश का एलसीएम निकालते और हर का एचसीएफ निकालते, जस्ट अपोजिट कर देते। अभी महत्तम समापवर्तक पूछा है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बोला क्या गया है, ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 तथा 8,000 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, यानी कि वो बचत कितनी करते हैं, वो समान राशि आप बचाते हैं ए तथा बी, तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। तो हमें वो राशि हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, जो हमारी आय होती है, अगर हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, अगर हम कुछ खर्चा करते हैं यानी कि व्यय करते हैं, तो उसमें से जो हम घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, उसमें से हम घटा देंगे तो क्या है, हमारा बचत निकल जाएगा। तो हमारी आय क्या है, जो एक ही मासिक आय है, वो एक ही मासिक आय क्या है 12,000 है, और बी की जो मासिक आय है वो 8,000 है। यहाँ लिख लेते हैं। अब बोला क्या गया है, व्यय का अनुपात 5:3 है, तो हम इसको 5x मान लेते हैं और इसको हम 3x मान लेते हैं। फिर बोला क्या गया है कि वो समान राशि बचाते हैं, यानी कि समान राशि बचाते हैं, तो हम इसको भी हम x ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, इसको भी हम x ही मान लेते हैं। अब हम इसमें सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि समान राशि की बात की जा रही है, इसका आंसर हमने समान ले लिया सबको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे जोड़ देते हैं, प्लस का हम साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20,000, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये जुड़ जाता है, तो -8x बराबर x 2x हो जाएगा। तो ये 20,000 बराबर हो जाएगा, ये -8 इधर पक्षांतर होगा, तो ये हो जाएगा 10x, और ये 0 से 0 कर गया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2000। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 2000। तो ये वही हमें पूछा गया है कि प्रत्येक हर माह
अब हम आगे की ओर चलते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 तथा x अनुपात y अनुपात z का जो मान है वो 4:3:2 है, तो दोस्तों हमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360। चूँकि हमें अनुपात भी दिया गया है तो हम क्या है, हम निकाल सकते हैं इसका मान। तो हम 4 अनुपात दिया गया है तो 4x मान लेते हैं, 3 अनुपात दिया गया है तो 3x मान लेते हैं y का मान, और z का अनुपात दिया गया है 2 तो उनको 2x मान लेते हैं बराबर 360। तो 4 3 7 7 2 9 9x बराबर 360। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 40 आ जाएगी। तो अभी तो फिलहाल हमारी x की वैल्यू आई। पूछा क्या गया है, वाई जेड प्लस x का मान कितने हैं। तो हम इस 40 का मान को क्या है, हम तीनों पुट कर देते हैं। देखिए कहाँ पुट करेंगे दोस्तों, ये 4x दिया गया है, 3x 2x, तो हमारा x y z का मान आ जाएगा। तो वो वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, 4 चौके 16x, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 चौके 12 और 2 है तो 80। फिर हम इसमें यहाँ पे पुट कर देते हैं y प्लस जेड माइनस एक्स। तो y तो यहाँ पे ये तो है आपका y और z है, तो ये हो जाएगा आपका 200 और माइनस x की वैल्यू है वो 160। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 40, हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है। SSC MTS में लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 5% दिया गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। मान लीजिए हम p को क्या मान लेते हैं, हम इसका वर्ग मान लेते हैं, यानी कि मूलधन को हम 400 रुपया मान लेते हैं। हम ट्री मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला वर्ष और यहाँ पे दूसरा वर्ष, तो हम निकाल लेते हैं इसका 400 का कितना निकाल लेते हैं, 400 का 1/20 5% की दर से निकाल लेते हैं ब्याज। तो 2 से ये 0 बार 0 से 0 चले गया और ये 2 से 20 बार में चले गया। तो ये पहले वर्ष में 20 लिखेंगे और दूसरे वर्ष में भी 20 लिखेंगे। ये तो आ गया आपका साधारण ब्याज। और जो चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इस पर भी ब्याज लगेगा, तो 20 का भी 1/20। तो ये 20 से 20 कट गया, तो ये आ गया आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिएगा दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज यानी कि 40, और ये जो पूरा होगा, ये जो पूरा वैल्यू ये होगी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 140। तो इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है दोस्तों, है ना, 1 का आ रहा है। और यहाँ क्या बोला गया क्वेश्चन में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है। तो हम इसके बराबर कर देंगे। तो 1 बराबर जब 25 है हमारा, तो हम माने क्या है, मूलधन 400 माने हैं, 400 माने हैं, तो हम 400 गुणा 25 कर देंगे। तो हमारा जो एक्चुअल जो मूलधन है वो आपका निकल जाएगा। तो 10,000 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर आप किसी भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे हम क्या है माने हैं, यहाँ पे क्या है मूलधन मान लिया 400 का क्या हम 5% निकाल लिए। तो 5% को हम पहले वर्ष में भी लिख देते हैं, दूसरे वर्ष में भी लिख लेते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो पहली लाइन है वो साधारण ब्याज की है, और ये जो पूरी है ये चक्रवृद्धि ब्याज की। तो जो हमारा साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आ रहा है वो 1 का आ रहा है, और जो एक्चुअल है वो है 25 है। तो 1 बराबर 25 कर देंगे, और 25 को हम
आते ही आते हैं। तो बोला क्या गया है दोस्तों, x किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है और y इसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। तो हम इसको लिख देते हैं, जो x से व्यक्ति हैं वो क्या है 15 दिन में कर सकता है, फिर y जो है वह इसे 30 दिन में कर सकता है। फिर क्या बोला गया है कि जो तीनों मिलकर इस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं और जो एलसीएम लेते हैं वही हम उसको टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मानने से फायदा क्या होगा, हमारे पास क्या है कार्य क्षमता हम पता लगा सकते हैं। तो इसका हम जब माने तो क्या मानेंगे, एलसीएम 90 मान लेते हैं। ये आपका टोटल वर्क है, यानी कि कुल कार्य। तो इसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। कार्य क्षमता 15 6 का 90 हो जाएगा, ये 30 6 90 हो जाएगा और ये 9 10 90 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया है, जेड उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। तो हमारे पास x की एफिशिएंसी है, y की एफिशिएंसी है, लेकिन z की नहीं है। तो हम x और y की वैल्यू रख के यहाँ पे क्या है z की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो जब x प्लस वाई प्लस z बराबर 10 है तो x और y की जो एफिशिएंसी है वो 6 3 9 है। तो z की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो z उस कार्य को कितने दिनों में करेगा दोस्तों, तो z की एफिशिएंसी चूंकि 1 आ गई तो 90/1 तो बराबर क्या आ जाएगा, 90 दिनों में वो क्या है आपका उस कार्य को करेगा अकेला। आई होप दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से क्या है आपको ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है दोस्तों कि 3000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया है। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो हमें सिंपल सा क्या है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम लेते हैं यहाँ पे पहला वर्ष और यहाँ पे लिख लेते हैं हम दूसरा वर्ष। तो 3000 का हम 20% निकाल लेते हैं। तो 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 600, 2 तिया 600। तो हम पहले भी लिख लेते हैं और दूसरे में भी लिख लेते हैं। फिर क्या है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो पहले साल के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो हम 600 का भी 1/20% निकाल लेते हैं। तो 600 का जब 20% निकालते हैं तो वो आएगा आपका 2 6 का 12 यानी कि 120। तो टोटल जो आपका जब इसको जोड़ोगे तो 1200 और 1200 और प्लस 120, तो जो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1320 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 25,344 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। उस बेलन का आयतन कितना है जिसकी धारिता दिए गए बेलन के आयतन की π/792 है। तो दोस्तों ये है आपका बेलन,
126 हमारी त्रिज्या आ गई। तो दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों ये आपकी त्रिज्या आ गई। तो अब हमें बोला क्या गया है दोस्तों, हमें बोला गया है हमें बेलन का आयतन कितना है, उस बेलन का आयतन निकालना है जिसके सहायता दिए गए बेलन के आयतन की π/792 है। तो हम सबसे पहले तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। और आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, यानी कि πr² × h। आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये आपका क्या है, आयतन है। तो पाई का मान है आपका 22/7 गुणा ये है आपका r² का मान तो हम निकाल लिए, तो 126 गुणा 126 और h जो है वो आपका 32 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इस बेलन के आयतन की π/792 है। तो हम इसका π/792 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 22/7 पाई का मान और 792 अपॉन में है, तो 792। तो इन सबको जो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इनको अब आप इसको सॉल्व करना, ठीक है दोस्तों। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 6336 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो आप दोस्तों इन सभी को हल कर लेना। इन सभी को हल करने पर क्या है आपका 6336 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है दोस्तों, ये आपका एक डाटा दिया गया है। ये आपके SSC/MTS में आए हुए क्वेश्चन के हैं दोस्तों। ये आपका दिया गया है। तो बोला क्या गया है कि ये किसी पार्किंग क्षेत्र में 10 अलग अलग दिनों में खड़ी कारों की संख्या को दर्शाता है। तो D3 तथा D8 में खड़ी कारों की संख्या का अंतर है। तो हम देख लेते हैं। तो D8 का देख लेते हैं। तो D8 में जो खड़ी कार है वो कितना है आपका 322, और D3 में कितने कार खड़े हैं 281। तो हम इनका अंतर पूछा गया है। तो 2 में 1 गया 1 और 12 में 8 गया 4। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आएगा आपका 41 आपका सही आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है। यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों हमें लागत मूल्य 1800 रुपये दिया गया है। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं दोस्तों, हम 1800 का 32% निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं 32%। तो जो आएगा वो आएगा हमारा वो लाभ आएगा। फिर उस लाभ को हम CP में से जोड़ लेंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया। तो 18 दूना 36 का 6 हासिल आया 3, 18 54 और 54 3 57। तो ये तो आ गया आपका लाभ आ गया। तो हम इससे क्या है 1800 में क्या है आपका इसको जोड़ लेते हैं 576। तो 8 5 13 या 3 और ये आ गया आपका 2376 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं दोस्तों। चाहे तो आप डायरेक्ट इसको 132 कह सकते हैं, तो डायरेक्ट आपका 2376 आंसर आ जाएगा। या तो आप 32% निकाल लीजिए। तो 32% निकालने पर क्या है, चूँकि हमें हमारा लाभ आया तो हम इस लाभ को क्या है हम विक्रय मूल्य में जोड़ दिए। तो हमारा क्या है विक्रय मूल्य निकल गया। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आप कोई अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये आपका डिस्काउंट और मार्क प्राइस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बोला क्या गया है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत होता है। ये 20% छूट दिया जा रहा था। छूट किस समय दिया जाता है, हमेशा
10% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। यानी कि CPU 10 थी पहले, तो लाभ 3 है, तो SP कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो CP क्या है, 10 से 13 हो गई। तो अब देखिएगा दोस्तों, हमें पूछा गया है अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। इस अंकित मूल्य को लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम SP को बराबर कर देते हैं, ताकि ये बराबर हो जाएगा, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर हम 13 का गुणा कर देते हैं, और इधर 13 है तो हम इधर 4 का गुणा कर देते हैं। तो 13 चौके 52, ये बराबर हो गया। तो जब इधर हम 13 का गुणा किए तो हम इधर भी कर देते हैं 13 का गुणा, इधर 4 का गुणा किए तो इधर भी 4 का गुणा। तो इस यहाँ पे आ गया आपका 13 पंचे 65 आपका MRP आ गया, और 10 चौके 40 आपका क्रय मूल्य आ गया। तो बोला क्या गया है दोस्तों, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो अंकित मूल्य है आपका 65 है, और लागत मूल्य के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो 40 आ जाएगा नीचे में, और ये गुणा 100। तो हम यहाँ पे काट लेते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है बोला जा रहा है। तो ये कट गया आपका 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 5 पंचे 25 का 5, हासिल 2, 5 का 30, 30 2 32/2, तो 2 एकम 2, और फिर आया ये आपका 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 162.5% आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना है। ये एक वर्ग है, ये इसका विकर्ण है, और इसके विकर्ण जो होता है, इसके विकर्ण का जो फार्मूला है ये आपका 24 सेंटीमीटर है, और इसका जो विकर्ण का जो फार्मूला है वो होता है आपका √2a, और हमें विकर्ण दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, तो ये बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24/√2। तो जो हमारी भुजा है वो तो हमारी आ गई 24/√2। हमें परिमाप पूछा गया है, चूंकि वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है, तो 4 × 24/√2, तो इस 24 चौके 96 हो जाएगा /√2। तो हम इसको क्या है, सरल करने के लिए दोनों तरफ अंश और हर में √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका √2 2, ये तो √2 2 हो जाएगा यहाँ पर 96 तो 2 से ये क्या 48 बार में चला जाएगा। तो सही जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये पेपर में आपके जनरली SSC के क्वेश्चन में ऐसे ही आपके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। नीचे दिए गए दंड आरेख किसी पार्किंग क्षेत्र में 10 अलग अलग दिनों में खड़ी कारों की संख्या को दर्शाता है। तो बोला क्या गया है दोस्तों, D10 में खड़ी कारों की संख्या D1 में खड़ी कारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ तो है आपका 356, यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे है D1 में 242। तो हम इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो दोनों का जो अंतर निकालते हैं, तो 6 में 2 गया 4, और 5 में 4 गया 1, और 3 में 2 गया 1। तो 114 अधिक है D1 से। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, D1 में खड़ी कारों की संख्या से। तो D1 में खड़ी कितनी कारें खड़ी हैं, 242, तो × 100।
मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ब्रैकेट को हल करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, का को, यानी कि ये ऑफ है, ऑफ, तो ऑफ को पहले हल करते हैं। उसके बाद क्या है, डिवीज़न को, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद योग को। ये आपका रूल है, इसको हम बोडोमास का रूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखना। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, का है यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, तो 8 चौके 32, और ये हो जाएगा आपका 16 पंचे 80, और ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32। तो हम 80 और 24 को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 104 और माइनस 32 कर लेते हैं, तो जो आपका आएगा वो आएगा 72। तो अब हम 72 लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या है, डिवीज़न है, तो पूरा उतार लेते हैं हम, फिर 48 है, फिर बटे 24 है, फिर गुणा 6 है, प्लस 4 3 7 है। तो अब हम यहाँ पे काट लेते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि 24 दूना 48 और 12 6 का 72, 12 सत्ते 84, तो यहाँ पे आ गया 12 6 का 72 बटे 7 प्लस 7। तो इसको हल करने पर आएगा आपका 72 प्लस 49 बटे 7। तो जो आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका ऑप्शन थर्ड, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो जब 15% अधिक है ए बी से, तो हम बी को हम 100% मान लेते हैं, ए को हम 100 मान लेते हैं, तो 15% अधिक होगा तो कितना होगा, ये 115 हो जाएगा। तो बोला क्या गया है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी जो है ए से 15 कम है। और किसकी बात की जा रही है, ए से बोली जा रही है, किससे, ए से बोली जा रही है, इसी कारण नीचे में आपका 115 आ जाएगा गुना 100, 5 से 15 और 5 23 3 आपका 115, तो 300 बटे 23। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 23 से कम 23 और 7 बचा तो 23 69, तो ये आपका 13 दशमलव समथिंग आ रहा है। तो आपका आप जब ऑप्शन में देखोगे तो आपका ऑप्शन आपका क्योंकि एक ही आपका 13 से है, तो आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा आपका 13.04%। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाव की ऊर्ध्व प्रवाह गति, नाव की जो अनुप्रवाह गति यानी कि धारा की विपरीत, जो धारा की विपरीत गति है, जब नाव धारा की विपरीत गति चलती है तो उसे अनुप्रवाह गति, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वह धारा के साथ बहती है यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह गति करती है तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलती है। वह शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। तो देखिएगा दोस्तों, मान लो कि ये धारा है, ये क्या है, आपकी नदी की धारा है। यह नदी की धारा U किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, और जब ये नौका है, ये क्या है, आपकी नौका है, ये नौका शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। शांत जल में इसकी गति है ये, और ये धारा की गति है। लेकिन जब ये धारा के साथ अगर बहेगी तो हम क्या बोलेंगे, तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, V और U मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब ये धारा के विपरीत बहेगा, जब ये विपरीत बहेगा यानी कि धारा की गति इधर है और नाव जो है इधर ऐसा बहेगा यानी कि विपरीत बहेगा, तो V माइनस U हो जाएगा। तो वही है दोस्तों, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आपका धारा के साथ बहेगा तो आपका ये जो दोनों किलोमीटर है वो जुड़ जाएगा जो धारा और नाव की गति जुड़ जाएगी, और जब वो विपरीत दिशा में बहेगी तो वो घट जाएगी।
तो यहाँ पर अनुप्रवाह गति यानी कि धारा के साथ आपकी नाव की गति, तो ये कितनी है आपकी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो उसकी उलट है यानी कि विपरीत गति, धारा के विपरीत, वो है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से क्या है, हम शांत जल में नाव की गति निकाल सकते हैं। शांत जल में नाव की गति क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ से प्लस लगा देते हैं, तो क्या है हम सॉल्व कर लेते हैं, तो u से u कट जाएगा, तो ये 2v हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 24। तो v का जो मान आएगा वो आ गया 12, यानी कि जो शांत जल में जो नाव चल रही है वो आपकी, यानी कि जो नाव की चाल है शांत जल में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें क्या है, डिस्टेंस दी गई है, हमें टाइम निकालनी है, और आप तो जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ से हम क्या है टाइम निकाल सकते हैं, तो 72 बटे यहाँ से हम 12 कर देते हैं, तो 12 6 का 72, तो 6 घंटा आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से क्या है क्वेश्चन को आपको करते हुए जाना है दोस्तों। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। किसी बस की गति कार की दोगुनी है। बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर सकती है? तो यहाँ पे देखना दोस्तों, एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। चूँकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। हमें टाइम दी गई है, हमें दूरी दी गई है, तो हम क्या है स्पीड निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं। तो स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस है आपका 18 किलोमीटर और जो टाइम है वो है आपका 24 मिनट। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो है आपका किलोमीटर और ये है आपका मिनट में। तो हम क्या है इसको घंटे में चेंज कर सकते हैं। जो आपका समय है उसको हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या इधर इसमें यहाँ पे 60 का भाग दे देते हैं, तो क्या है वो घंटे में चेंज हो जाएगा। तो हम 60 को यहाँ पर न लिख के, ये जब ऊपर में जाएगा तो ये यहाँ इधर चला जाएगा ऊपर में, ठीक है। क्यों हम 60 का गुना किया, क्योंकि ये मिनट में है, घंटे में चेंज करने के लिए हम 60 से गुना कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो हम सिंपली से यहाँ पे काट लेते हैं, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 9 2 निया 18। तो जो हमारा जो स्पीड आया वो आया कितना आया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला क्या गया है कि किसी बस की गति कार की दुगुनी है। तो जब कार की गति 45 किलोमीटर है तो बस की गति दुगुनी हो जाएगी। तो बस की जो गति हो जाएगी वो आपकी 90 हो जाएगी, क्योंकि जब कार की 45 है तो बस की कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगेगी। तो बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी? तो 135 में से को 90 से हम भाग दे देंगे, तो ये हो गया आपका 45 दिया 135 और 45 दूनी 90। तो 3/2 हमारे पास आया है, क्योंकि ये घंटे में है। 3/2 क्या है आपके, घंटे में है। तो हम इसको क्या है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। तो 2 3 60, तो 30 दिया 90 मिनट आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बिना किसी देरी के आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, बोला क्या गया है, PQR की हमें औसत आयु क्रमशः दी गई है 13 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष। जब हमें इनकी औसत आयु दी गई है तो हम इन सभी का योग निकाल सकते हैं। तो P और Q की औसत आयु जब 13 वर्ष है तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति को क्या है, 2 व्यक्ति हैं तो यहाँ से 2 का गुणा कर देते हैं,
आयु हमें पता पड़ गई। तो आपका ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर हम ऐसे क्वेश्चन में क्या है कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से इसको करना है दोस्तों। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में करता है, तो देखिए ए जो है 30 दिनों में करता है किसी कार्य को और बी उसी कार्य को 60 दिनों में करता है। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा आपका 60 और ये होगा आपका कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। तो हम इसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो इसकी कार्य क्षमता निकालने पर क्या होगा, 30 को इससे भाग दे देते हैं तो 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। फिर बोला क्या गया है, यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो इन दोनों की जो कार्य क्षमता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम जोड़ देते हैं। और कितने दिनों तक कार्य करते हैं, 5 दिनों तक। तो 3 पंची 15। ठीक है दोस्तों, तो ये 15 दिनों तक तो कार्य करते हैं एक साथ। तो अब बोला जा रहा है कि कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो 15 कार्य तो इन्होंने निपटा दिया है, 15 कार्य तो इन्होंने क्या है लगा दिया है। तो बचे कितने कार्य आपके, 45 कार्य बचे हैं। जब 45 कार्य आपके बच गए हैं, जब 45 कार्य आपके बच गए हैं तो वही पूछा जा रहा है कि कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो 45 कार्य आपके बचे हुए हैं, तो किससे बचे हुए हैं, किसके रिस्पेक्ट, मतलब कुल कार्य को हम नीचे लिख देते हैं। तो 15 या 45, 15 चौके 60। तो 3/4 आपका कार्य शेष रह जाएगा दोस्तों। तो 3/4 कार्य आपका शेष रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बोला क्या गया है, 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी हम शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन जो है वो 23 किलोग्राम हो जाता है। तो अध्यापक का वजन कितना है, तो 14 बच्चों का जब औसत वजन 22 किलोग्राम है तो हम इनका कुल योग निकाल लेते हैं कि 14 बच्चों का जो पूरा का वजन होगा 14 बच्चों का वो कितना होगा। तो 14 दूनी 28 का 8 और 14 दूनी 28 और 28 और 2 30। तो 14 बच्चों का जो वजन होगा, कुल वजन होगा वो होगा आपका 308 किलोग्राम। क्योंकि अब बोला गया है कि अध्यापक को भी शामिल किया जाए, तो जब हम अध्यापक को शामिल करेंगे तो 14 और प्लस 1 15 यानी कि 15 लोग हो जाएंगे अब। और फिर इनका जो औसत वजन हो जाता है वो 23 हो जाता है। तो 15 या 45 और बचा आपका 4 हासिल, 15 दूनी 30 और 30 और 4 34। तो 345 में से हम 308 घटा देते हैं तो जो हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, तो जो घटाने पर जो हमारा संख्या आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये वहीं आपकी अध्यापक की आयु निकल जाएगी, सॉरी अध्यापक का वजन आपका निकल जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैंने आयु लिख दी है। तो ये 37 kg आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, 47 किलोग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। तो आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए।